हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, लव रिवेंज पार्ट 1, चैप्टर 1, लेट्स ब्रेकअप। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी रीत और आज मेरा प्यारा भाई कार्तिक ओबोरॉय मेरी होने वाली भाभी मिस शनाया बनर्जी को प्रपोज करने वाला है। आई एम सो मच एक्साइटेड, सो डोंट मिस इट। मैं बहुत जल्द आपको इसकी खुशखबरी दूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल। बोलती हुई रीत कार्तिक के कमरे में चली गई। उसके हाथ में एक कैमरा था जिसमें वो सब रिकॉर्ड कर रही होती है और उसने अपना कैमरा कार्तिक की तरफ कर दिया, जो इस वक्त आईने के सामने खड़ा होकर बार बार खुद को देख रहा था। उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, अंदर सफेद शर्ट और नीचे ब्लू पेंट और ब्लैक शू। उसमें वो एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे ऐसे देखकर रीत की आंखें खुली की खुली रह गई। जिसे कभी सजना संवरना पसंद नहीं था, जो बार बार आईने में देखने के लिए उसे टोका करता था, वो आज खुद आईने के सामने से हटने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर रीत उस पर हंसने लगी। कार्तिक उस पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ, अब तो सारी दुनिया को पता चल गया होगा कि मैं आज शनाया को प्रपोज करने वाला हूँ। तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती? क्यों, तू मेरा सरप्राइज खराब करने पर तुली हुई है? कार्तिक के लिए आज का दिन बहुत खास था। आज उसकी शनाया का 25वां बर्थडे जो था। तभी रिहान वहां आ गया और कहने लगा, अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और कितनी देर लगाओगे? शनाया की बर्थडे पार्टी में नहीं चलना है क्या? हम पहले से ही जाने के लिए लेट है और लेट हो जाएगा। तभी कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, बस इसी की कमी थी बोलने की, नहीं बोलता तो कलेजे को ठंडक कहाँ पड़ती। सब आज मेरी खुशी पर नजर गड़ाए बैठे हैं और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों के पास? ये सुनकर रीत और रेहान दोनों जोर जोर से हंस पड़े। वैसे कार्तिक ब्रो, आप आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। भाभी तो आपको देखते ही पागल हो जाएगी, देख लेना। रीत ने कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा। इससे कार्तिक बहुत खुश हो गया। तभी रेहान ने याद दिलाते हुए पूछा, कार्तिक भाई, आपने वो रिंग तो लिलीना को भाभी के लिए आपने खरीदी थी, वो भूल मत जाना। कार्तिक ने दोनों को अपने सूट में से वो खूबसूरत सी रिंग निकाल कर दिखाए और कहा, अरे मेरे नमूनों, एक बार के लिए मैं खुद को भूल सकता हूँ लेकिन ये रिंग कभी नहीं भूल सकता, समझे? अब चलो, वरना पता चला कि हम बातें करते रह गए और वहां पार्टी खत्म हो गई। आज शनाया का बर्थडे था। शनाया और कार्तिक दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते थे और डेट भी कर रहे थे। शनाया कार्तिक का पहला और आखिरी प्यार था। रीत और रेहान दोनों कार्तिक के छोटे भाई बहन थे और वो दोनों जुड़वा थे। वो दोनों भी शनाया को काफी पसंद करते थे। कुछ ही देर में सभी शनाया के घर पहुंच गए। पार्टी शुरू हो चुकी थी। शनाया यश के साथ डांस कर रही थी। शनाया आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, इसमें उसका गोरा रंग किसी रात की चांदनी की तरह चमक रहा था। वही यश भी काफी हैंडसम लग रहा था। वहां खड़े सभी लोग उन्हें चीयर्स कर रहे थे। वो दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। वही उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर कार्तिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद यश और शनाया का डांस खत्म हुआ। सभी उसकी तारीफें कर रहे थे। एक ने कहा, वाह यश, शनाया के साथ तो तुम और भी ज्यादा जच रहे हो। दूसरा बोला, सच में तुम दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो, काश कि तुम दोनों हमेशा के लिए साथ आ जाओ, यू बोथ विल बी रॉक। वही कार्तिक को ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो शनाया के पास जाना चाहता था कि तभी पार्टी की लाइट चली गई। सब हैरान हो गए को ये क्या हुआ। तभी एक स्पॉट लाइट यश पर आकर रुक गई। यश ने कहना शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज यहाँ आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने शनाया को कॉलेज के पहले दिन पिंक कलर की कुर्ती में देखा था और मुझे उससे देखते ही प्यार हो गया था। हम दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब हमने शादी करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर सभी उसके लिए चीयर्स करने लगे। मगर ये सुनते ही कार्तिक, रीत और रेहान तीनों शॉक हो गए। तब यश ने अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकाली और उसे शनाया की तरफ बढ़ा दी। यश ने अपने एक घुटने पर नीचे झुककर शनाया से प्यार से कहा, मिस ब्यूटीफुल, विल यू मैरी मी?
ये सुन शनाया ने भी खुशी खुशी हमें गर्दन हिला दी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यश ने वो रिंग उसकी उंगली में पहना दी और सब तालियां बजाने लगे। ये सब देखकर कार्तिक हैरान परेशान हो गया और वहां से बाहर चला गया। शनाया ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी कुछ देर बाद ही यश को एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से कार्तिक के पीछे चली गई। यश ने भी अब तक कार्तिक का उतरा हुआ मुंह देख लिया था। उसे अंदर से काफी खुशी मिल रही थी। वो मन में बोला, कार्तिक के बच्चे, सरप्राइज कैसा लगा? उम्मीद है कि अब फाइनली तुम्हें अपनी औकात पता चल ही गई होगी। आफ्टर ऑल, विनर इज ऑलवेज विनर एंड लूजर इज ऑलवेज लूजर। हा हा हा। शनाया ने कार्तिक को पीछे से आवाज दी, कार्तिक प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कार्तिक वही रुक गया और उसे पलट कर देखा। क्यों? आखिर क्यों? उससे अपनी रुआसी आवाज में बस इतना ही बोला गया। कार्तिक की आंखें अब नम हो गई थी। तब शनाया आकर बोली, आई एम सॉरी कार्तिक, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता पहले से ही यश के साथ तय कर दिया था। मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने पापा के नाजायज बेटे हो और इसलिए तुम्हें फ्यूचर में प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मैंने उन्हें काफी समझाया पर वो नहीं माने। मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं थी कार्तिक। मुझे यश को हाँ कहना पड़ा। प्लीज मेरे हालात समझो, मेरी मजबूरी समझो, सो लेट्स ब्रेक अप कार्तिक। ये बोलते वक्त शनाया की आंखों में आंसू थे। वो सच्चे थे या झूठे थे ये तो बस वही जानती थी। पर इससे कार्तिक का हाल और भी बुरा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। वो बस वही भूत बनकर खड़ा रहा। कार्तिक ये सब सुनकर मायूस हो गया था। उसने शनाया का हाथ थाम लिया और उम्मीद से कहा, शनाया, मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा, एक पहचान बनाऊंगा, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम बस मेरा साथ दो, मेरा विश्वास करो। शनाया ने दलील करते हुए कहा, कार्तिक, हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। समझो इस बात को, तुम बस एक एम्प्लॉय हो जिसके होने या न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आगे चलकर कभी सीईओ नहीं बन सकते। कार्तिक ने शनाया को समझाते हुए कहा, शनाया, बस इतनी सी बात। मैं अपनी अलग कंपनी बनाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। शनाया अब तिलमिला उठी। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम ये कंपनी छोड़ दोगे, नई कंपनी स्टार्ट करोगे? क्या ये सब सच में इतना आसान है? तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते, समझे? कार्तिक को समझ आ रहा था कि शनाया बस खुद के बारे में सोच रही थी। उसे सच में लगा था कि वो यहाँ सिर्फ उसके लिए आई थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसे बस दो शब्द सुनाई दे रहे थे, ब्रेकअप। उसे पिछला सब कुछ याद आ रहा था। कैसे वो दोनों पहली बार मिले थे, उनमें दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, वो वादे, कस्में, इरादे, सब कुछ। कार्तिक को शनाया के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा था। फिर यश का शनाया को प्रपोज करना और शनाया का हाँ कहना, उसे ये सब अंदर ही अंदर कचोद रहा था। वो बस किसी तरह खुद को संभाले हुए था। उसका दिल मानो जल के रख हो गया था। कार्तिक के लिए ये दुनिया बेरंग सी हो गई थी। कार्तिक ने आखिरी बार उम्मीद से शनाया से पूछा, शनाया, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? सच सच बताना। क्या एक बार भी यश को हाँ करने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल आया था? क्या तुम यश को छोड़कर मेरे पास आओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शनाया के ये सवाल सुनकर पसीने छूटने लगे। उसे अंदाजा नहीं था कि कार्तिक उससे ऐसे सवाल पूछेगा। उसे तो लगा था कि हमेशा की ही तरह वो अपने आंसुओं से कार्तिक को मना लेंगी। हाँ, कार्तिक को इमोशनल ब्लैकमेल करना शनाया को बहुत अच्छे से आता था। पर आज शनाया के सामने कार्तिक ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था सही जवाब देने के अलावा। कार्तिक ने शनाया से गुस्से से पूछा, बोलो शनाया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? शनाया कार्तिक को शांत करने के लिए उसका नाम लेने ही वाली थी कि पीछे से यश की आवाज आए। ऑफ कोर्स नॉट, शी लव्स मी नॉट, यू अंडरस्टैंड। यश ने वहां आकर सीधे शनाया की कमर पर हाथ रख दिया और अपने करीब कर लिया। कार्तिक यश से कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर शनाया पर पड़ी जो बिना हिले डोले यश की बाहों में थी। कार्तिक को एकदम से ही खुद पर हंसी आने लगी। शनाया ने सच में उसे छोड़कर यश को अपना लिया था।
उसे शनाया के सारे जवाब उसके बिना कहे ही मिल गए थे। शनाया के घर के बाहर कार्तिक शनाया को उम्मीद से देख रहा था, वहीं शनाया बेबसी से कार्तिक को देख रही थी और यश कार्तिक का मजाक बनाने के अंदाज से उसे देख रहा था। अब आगे क्या होगा? कार्तिक और शनाया दोनों सच्चे प्यार करने वाले, क्या वो मिल जाएंगे या अलग हो जाएंगे? इन 7 सालों का ये प्यार क्या एक झटके में खत्म हो जाएगा? चैप्टर 2 शनाया का असली रंग। कार्तिक अब और वहां नहीं रुकना चाहता था। वो शनाया को बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। शनाया ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। यश ने खुश से शनाया का हाथ पकड़ा और वापस से पार्टी ज्वाइन कर ली। उसे कार्तिक से कोई भी मतलब नहीं था। वही शनाया भी बर्थडे गर्ल होने के नाते खुश रहने की कोशिश कर रही थी। शुरू में उसे काफी बुरा लग रहा था, पर बाद में वो भी खुशी से पार्टी एंजॉय करने लगी। वही उस आधी रात में कार्तिक पूरी तरह से टूट गया था। कुछ देर वो यूं ही सड़कों पर कार चलाता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे अब बार बार रेहान और रीत के कॉल आ रहे थे। उसने एक मैसेज रेहान को सेंड किया, मैं ठीक हूं, तुम रीत को लेकर घर जाओ, मैं बाद में आता हूं। इतना कहकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। रेहान जो काफी देर से कार्तिक के लिए परेशान हो रहा था, वो मैसेज पढ़कर उसे थोड़ी शांति मिली। पर रीत बहुत गुस्से में थी। वो शनाया के पास जाना चाहती थी, उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर रेहान उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले आया। रेहान ने रीत को समझाया कि ये सही वक्त नहीं है। रीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रेहान से कहा, क्यों रेहान, ऐसा हमेशा कार्तिक भाई के साथ ही क्यों होता है? बचपन से लेकर आज तक उन्हें कभी कोई खुशी नहीं मिली, हमेशा उन्हें ताने मिले, वो भी उस बात के लिए जिसमें उनका कोई कसूर ही नहीं था। एक शनाया थी जिसके साथ कार्तिक भाई खुश थे, लेकिन ये खुशी भी उस यश से देखी नहीं गई। मुझे उससे नफरत है, वो बहुत बुरे है। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके माथे को सहला दिया। रीत ने रेहान से कार्तिक के बारे में पूछा और रेहान ने उसे कार्तिक का मैसेज दिखाया। थक हार कर वो दोनों देर रात घर आए। रेहान ने रीत को सुलाने की बहुत कोशिश की, पर रीत ने सोने से साफ इनकार कर दिया। रेहान आखिरकार समझ गया था कि वो जब तक कार्तिक को देख नहीं लेती वो सोएगी नहीं, और वो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। जब कार्तिक घर आया तो रीत सो चुकी थी, पर रेहान जाग रहा था। रेहान ने गुस्से से कहा, कार्तिक भाई, आप कहाँ चले गए थे? आपको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। देखिए, रीत कब से आपकी की राह देख देख कर सो गई। आप आखिर थे कहाँ और मेरा कॉल क्यों नहीं ले रहे थे? मुझे कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। आप सुन रहे हैं भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कार्तिक ने एक नज़र सोफे पर सो रही रीत पर डाली, उसे अंदर से काफी दर्द हुआ। उसने रेहान से कहा, रीत को अंदर ले जाओ और तुम भी सो जाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे में हर जगह शनाया की तस्वीर थी। रह रहकर उसे फिर से शनाया की याद आने लगी। वो बिना किसी आवाज के चुपके चुपके रोने लगा। अगले दिन जब कार्तिक उठा, तभी रीत और रेहान उसके कमरे में आए। उन दोनों चेहरे उतरे हुए थे। तभी कार्तिक ने शान से अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारो दुलारो, क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे इतने पिचके हुए टमाटर की तरह क्यों लग रहे हैं? कार्तिक की इस बात पर उन दोनों को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी ये सुन वो दोनों हंस दिए। रीत ने नॉर्मल होते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ब्रो, आपका इस खास दिन में स्वैग से स्वागत किया जाता है। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, आज क्या खास है? तभी रीत बोली, आज संडे है यानी छुट्टी का दिन, तो हुआ ना खास, हाँ हाँ। ये सुन कार्तिक और रेहान दोनों हंस पड़े। उसके बाद तीनों भाई बहन साथ में नाश्ता करके बैठे। कार्तिक को नॉर्मल देखकर रेहान और रीत दोनों खुश हो गए थे। कार्तिक के खुशी के लिए रीत और रेहान ने शनाया की बात ना करना ही बेहतर समझा। उन्हें कार्तिक के लिए दुख हो रहा था, पर अब कार्तिक को खुश देखकर वो बहुत रिलैक्स हो गए थे। तभी बीच में कार्तिक को शनाया का कॉल आया। कार्तिक ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। कार्तिक का ऐसा बर्ताव देखकर रीत और रेहान भी समझ गए थे कि किसका कॉल आया होगा। रीत को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कॉल अटेंड किया और लगभग चिल्लाते हुए कहा,
शनाया, अब क्या हुआ? मेरे भाई का दिल तोड़कर चैन नहीं मिला जो अब वापस कॉल कर रही हो, तुम कितनी बेशर्म हो, सच में। रीत आगे भी बहुत कुछ बोलने वाली थी तभी कार्तिक ने उसे चुप करवाया और कॉल ले लिया। उसने नॉर्मली कहा, हेलो। उसके इतना ही कहने पर शनाया शॉक हो गई। उसे तो लगा था कि कार्तिक उसके गम में बेसुध होगा, पर वो काफी नॉर्मल लग रहा था। शनाया ने धीरे से कहा, कार्तिक, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कार्तिक ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ कह दिया। इतना कहकर दोनों ने कॉल रख दिया। रेहान ने जोर से कहा, आपने उसे हाँ क्यों कहा? उसे मना करना था, आपको उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने बस इतना कहा, बस प्यार के लिए मैं उससे बस सच जानना चाहता हूँ, पूरा सच। रीत और रेहान कार्तिक को समझाना चाहते थे पर वो कार्तिक की भावनाओं को भी समझ रहे थे। वो भी यही चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद दोनों तय किए गए वक्त पर एक प्राइवेट रूम में मिले। कार्तिक को पूरी उम्मीद थी कि उसकी शनाया उसके पास वापस आ जाएगी। क्या पता उसने आखिर में यश को छोड़ने का मन बना लिया हो, फिर तो सब पहले की तरह हो जाएगा। ये सब सोचकर वो काफी खुश था। तभी वहां शनाया आई। थोड़ी देर तक वहां खामोशी छाई रही। कार्तिक ने आगे बढ़कर कहा, बोलो शनाया, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सुन रहा हूँ। अंदर ही अंदर वो शनाया से ये सुनना चाहता था कि मैंने यश को छोड़ दिया है। चलो शादी करके कहीं दूर चले जाए। कार्तिक सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। शनाया ने कहा, कार्तिक, मैंने हमेशा से ही तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। मेरा दिल जानता है कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहे ऐसे ही, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मेरी हालत समझो। उसकी ऐसी बात सुनकर कार्तिक की धड़कन जोरों से चलने लगी। उसने शनाया का हाथ थाम लिया। तभी उसने खुशी से उछलते हुए कहा, मैं जानता था हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। मुझे बस इतना ही सुनना था। चलो हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं, प्यार के लिए हम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। चलो अभी मंदिर चलते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर शनाया दंग रह गई। उसने सोचा नहीं था कि कार्तिक उसे डायरेक्ट शादी के लिए पूछेगा। उसने कार्तिक को समझाते हुए कहा, थिंक बी प्रैक्टिकल कार्तिक, तुम मुझे वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकते जो यश मुझे दे सकता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक नाजायज औलाद हो, तुम मुझे क्या ही दे सकते हो? ये सब सुन कार्तिक हैरान हो गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने लंबी सांस ली, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, शनाया, तुम चाहती क्या हो मुझसे? साफ साफ बताओ। शनाया ने मजबूर बनते हुए कहा, मैं इस शादी से अब पीछे नहीं हट सकती। मेरे पापा को बिजनेस में पैसे की जरूरत है और उन्हें सिर्फ यश के फादर पैसे दे सकते हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे पापा को बिजनेस में बहुत लॉस हो सकता है जो कि मेरे पापा सहन नहीं कर पाएंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं तुमसे हमारा रिश्ता ऐसे ही कायम रखूं। तुम हमारे प्यार के लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने एक बेटी बनकर शादी के लिए हाँ कही है। तुम्हें ये समझना होगा। ये सब सुनकर कार्तिक का सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। उसने चीखते हुए कहा, शनाया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें खुद को पता है तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे छोड़कर मेरे भाई से रिश्ता जोड़ दिया और अब तुम मेरे साथ भी कंटिन्यू करना चाहती हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं मान जाऊंगा, सीरियसली। शनाया कुछ कहने को हुई तभी कार्तिक ने कहा, शनाया, तुमने प्रैक्टिकल सोचते सोचते कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल सोच लिया है। इट्स कॉम्प्लीटली इम्पॉसिबल। मिस शनाया बनर्जी, आपके इस ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। आपको आपकी सो कॉल्ड प्रैक्टिकल शादी मुबारक हो। शनाया ने कार्तिक शांत किया और कहा, कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब इतना आसान था? मैंने ये फैसला हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो लिया है। जरा सोचो, हम इस तरह हमेशा साथ में खुश रह सकते हैं। फिर से दोनों में खामोशी छा गई। कार्तिक शनाया की तरफ गुस्से और नाराजगी से देख रहा था। आज उसने वाकई में शनाया का असली रंग देख लिया था, वही शनाया उसे प्यार और उम्मीद से देख रही थी। शनाया किसी भी कीमत पर कार्तिक को खुद से दूर नहीं कर सकती थी।
आखिर जब जब भी वो किसी प्रॉब्लम में पड़ती थी तो वो सिर्फ कार्तिक ही याद करती थी और कार्तिक भी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। असल बात तो ये थी कि शनाया यश और कार्तिक दोनों को ही अपने पास रखना चाहती थी। शनाया को यश से उसे ढेर सारा पैसा मिलता और कार्तिक से वो प्यार और अटेंशन जिसकी वो आदी हो चुकी थी। कार्तिक उसे हमेशा स्पेशल फील करवाता था। वो नहीं चाहती थी कि कार्तिक अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उससे मूव ऑन कर जाए। वो कार्तिक को हमेशा अपने आसपास रखना चाहती थी। अब कार्तिक क्या करेगा? क्या वो शनाया के इरादों को कभी समझ पाएगा? चैप्टर 3 ऑफर। कार्तिक और शनाया एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। शनाया उसे समझा रही थी कि वो यश और उसे अपना ले और उसका साथ दे। कार्तिक के दिल के अब तक 1000 टुकड़े हो चुके थे। कार्तिक को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शनाया उससे ऐसा भी कह सकती थी। वो क्या सोचकर यहाँ आया था और उसे आखिर में क्या सुनने को मिला? कार्तिक वहां से उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसने एक बार भी पलटकर शनाया को नहीं देखा। उसने अपने मन को तो मजबूत कर लिया था पर इस दिल का वो क्या करे उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया और सोशल साइट्स पर यश दशरथ ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर और आगे चलकर होने वाला फ्यूचर सीईओ ऑफ ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और कार्तिक का बड़ा भाई जिसके साथ एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस शनाया बनर्जी का रिश्ता जुड़ने वाला है, ये बात आग की तरह हर जगह फैल गई। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। वो दोनों ही हमेशा लोगों का हॉट टॉपिक बना करते थे। कुछ लोग उन्हें मेड फॉर ईच अदर कहने लगे थे तो कई लोग उन्हें बेस्ट कपल कह रहे थे। शनाया के कई सारे फैंस ने उसे ढेर सारी बधाइयां दी और तोहफे भी दिए। जाहिर था दोनों ही फैमिली इस रिश्ते से बेहद खुश थी। किसी को भी कार्तिक के साथ कोई लेना देना नहीं था। हालांकि सबको शनाया और कार्तिक के रिश्ते के बारे शुरुआत से ही पता था, पर अब वो लोग बस कुछ ना कर पाने का दिखावा कर सकते थे। बहुत ही जल्द यश और शनाया की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सब लोग अपने अपने तरीके से शादी के काम में हाथ बढ़ा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कार्तिक जब ऑफिस में था, उसे यश का कॉल आया। यश ने उसे एक लग्जरियस मॉल में कुछ काम से बुलाया। कार्तिक वहां पहुंच गया। उसे वहां एक शॉप में यश और शनाया साथ में शॉपिंग करते दिखे। ये देखकर एक बार के लिए कार्तिक के दिल में तेज जलन हुई पर बहुत जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। वही यश जानबूझकर शनाया को महंगी चीजें और कपड़े ट्राई करवा रहा था। वो सिर्फ कार्तिक को जलाना चाहता था। वही कार्तिक भी समझ गया कि यश सिर्फ उसे जलाने और नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। पर उसने भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। कार्तिक शांति से यश के पास आया। उसने नॉर्मली पूछा, बोलो यश, तुमने मुझे बुलाया, तुम्हें मुझसे कोई काम था? तब यश ने बेचारा बनते हुए कहा, कार्तिक मेरे प्यारे छोटे भाई, मुझे अच्छी सी शेरवानी खरीदने में मेरी मदद करो। देखो ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सिलेक्ट करूं। यश के बस इतना ही बोलने की देर थी तभी कार्तिक ने कुछ देर इधर उधर देखकर एक लाल कलर की हैंडमेड शेरवानी उठाए और उसे पकड़ा दी। यश उसके इस क्विक एक्शन से काफी हैरान हो गया था। उसे पहली बार में तो कुछ समझ ही नहीं आया। तभी कार्तिक ने उसे देखकर जानबूझकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, यश मेरे प्यारे भाई, एक बार मैं शनाया के साथ यहाँ आया था, तब शनाया को यही वाली शेरवानी पसंद आई थी। आई एम श्योर शनाया को ये बहुत पसंद आएगी। ये सुनकर यश का खून खोल गया। ये एक बार नहीं, बार बार, हर बार यही होता था। यश हमेशा कार्तिक को नीचा दिखाने की कोशिश करता था पर हर बार कमबख्त मुंह की खाता था। कार्तिक के आईक्यू और ईक्यू के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। कार्तिक इतने में नहीं रुका, उसने आगे कहा, वैसे यश, मुझे शनाया के बॉडी का साइज, फेवरेट कलर और डिजाइन के पसंद के बारे में भी काफी अच्छे से पता है। कहो तो उसके पास जाकर उसकी भी मदद कर दूं। इतना कहकर उसने एक तिरछी स्माइल यश को पास की। यश को अब तक समझ आ गया था कि कार्तिक से पंगा लेना और उससे जितना सच में नामुमकिन है। उसने उससे फौरन मॉल से जाने को कह दिया। कार्तिक फिर एक बार उसे देख हंस दिया और वहां से चला गया। यश के दिल में कार्तिक को हराने की चाह अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने मन ही मन कहा, समझ नहीं आता कि ये कामिना हर बार हारकर भी इतना खुश कैसे हो जाता है।
मैंने उससे शनाया को भी छीन लिया, फिर भी खुश है। खैर, एक दिन मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगा कार्तिक, चाहे जो मुझे करना पड़े। देखा जाए तो कार्तिक हमेशा से यश के पीछे ही रहा था। यश हमेशा पर्दे के आगे रहता और कार्तिक उसका कुछ नहीं कर पाता। यश अपना ज्यादातर मामलों और काम हमेशा कार्तिक पर थोप देता था और उसकी मेहनत का सारा क्रेडिट वो खुद ले लेता था। यश के अलावा उसके फादर भी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि यश काम और सही फैसले लेने के मामले में कार्तिक से कोसों दूर था, पर फिर भी उन्होंने कार्तिक को कभी बढ़ावा नहीं दिया और उसे हमेशा यश के पीछे ही रखा। कार्तिक को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उसने कभी भी उनसे इस बात का विरोध नहीं किया। कार्तिक के फादर ने कार्तिक को यश से नीची पोस्ट पर रखा। उनका पूरा नाम दशरथ दिवाकर ओबोरॉय है। इस कंपनी की शुरुआत दिवाकर के पापा मोहनलाल ने की थी। ओबोरॉय परिवार में सबसे बड़ा बेटा यश ही था, उसके बाद उसकी छोटी बहन त्रिशा। वो भी अपने भाई की ही तरह बेहद घमंडी और नकचरी थी। उनकी मां का नाम पद्मिनी ओबोरॉय थी, जो स्वभाव में काफी दयालु थी, पर वो सबसे आगे अपनी इज्जत को मायने देती थी। कार्तिक दशरथ और मोनिका का बेटा था। दरअसल मोनिका एक केयर टेकर थी जो कभी ओबोरॉय परिवार में ही रहती थी। जब पद्मिनी त्रिशा से प्रेग्नेंट थी तब उसकी केयर करने के लिए मोनिका को काम पर रखा गया था, पर दशरथ उसे देखकर आकर्षित हो गए थे। उस वक्त मोनिका के घर की हालत सही नहीं थी और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। दशरथ ने उसकी इस बात का गलत फायदा उठाया था और ऐसे कार्तिक इस दुनिया में आ गया था। रेहान और रीत कार्तिक के मामा के बच्चे थे। वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते थे। कार्तिक अपने मामा मामी के साथ ही रहा और बड़ा हुआ था, इसके लिए तो वो ही उसकी पूरी दुनिया थे। अब आगे कार्तिक मॉल से बाहर निकल गया, तभी उसे एक अनजाने नंबर से कॉल आया। पहले तो कार्तिक ने इस नंबर को अनदेखा किया, फिर 3 बार रिंग बजाने के बाद उसने कॉल पिक किया। हेलो, कार्तिक स्पीकिंग, हु इज देयर? तभी एक कमजोर सी रुआसी से आवाज आई, हेलो, मैं नैना बोल रही हूँ। आपने मुझसे जो ऑफर किया था उसका जवाब हाँ है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने थोड़ी देर सोचा और याद करने लगा। नैना कौन? थोड़ी देर याद करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम कौन बोल रही हो? मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या हम पहले मिले हैं? ये सुन नैना थोड़ा उदास हो गई। उसे समझ आ रहा था कि अब आगे कुछ नहीं होगा। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, एंड सॉरी आपको ऐसे परेशान करने के लिए। बाय। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। जान बचाने वाली बात सुन कार्तिक फिर हैरान हो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसे समझ आया कि वो लड़की किस ऑफर की बात कर रही थी। उसने वापस कॉल किया। एक बार रिंग बजाने के बाद सामने से फिर एक बार एक लड़की की कमजोर आवाज सुनाई दी, हेलो। तभी कार्तिक ने कहा, हाँ हेलो, क्या तुम अभी सनलाइट कैफे में मिल सकती हो? सामने थोड़ी देर शांति छाई रही, फिर आवाज आई, ठीक है। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। कार्तिक फौरन कैफे के लिए वहां से निकल गया। कार्तिक और नैना ये किस ऑफर की बात कर रहे थे? कौन थी ये नैना? कार्तिक को क्या याद आ गया था जो उसने नैना को मिलने बुलाया? चैप्टर 4 फ्लैशबैक। कार्तिक कैफे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसको शनाया के बर्थडे वाला दिन याद आया और वो फ्लैशबैक में चला गया। शनाया के मुंह से ब्रेकअप वाली बात सुनकर कार्तिक का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो हैरान था ये सब सुनकर और देखकर। वो कुछ कहता भी क्या? शनाया यश को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन प्यार वो उससे करती थी। तभी रीत और रेहान भी वहां आ गए। उन्होंने भी अब तक सारी बात सुन ली थी। कार्तिक अब वहां और एक पल भी रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कार्तिक के जाते ही रीत ने वहां आकर कहा, कम ऑन शनाया, अब तो अपना ये ड्रामा खत्म करो। तुमने मेरे भाई की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें यश के साथ ही रहना था तो तुमने कार्तिक भाई को डेट क्यों किया? तुमने यश को हाँ कहा, इसमें कुछ गलत नहीं, पर तुम्हें कार्तिक भाई को कमिट करने के बाद हाँ नहीं करना चाहिए था। ये तुमने गलत किया, बहुत गलत।
कार्तिक को यूं जाता हुआ देखकर रेहान ने पीछे से आवाज लगाई, पर कार्तिक बिना कुछ सुने अपनी कार लेकर वहां से हवा को चीरता हुआ निकल गया। वो बस गाड़ी चला रहा था, बिना ये जाने कि उसे जाना कहाँ था। तभी वो एक सुनसान ब्रिज के आगे आकर रुक गया। उसे रह रहकर शनाया की बातें याद आ रही थी। उसे तेज रोना आ रहा था। उसका तो ब्रिज से नीचे कूदने का मन कर रहा था। वो कूदने के लिए ब्रिज की ओर बढ़ा। उसने देखा कि वहां एक लड़की रो रही थी। वो ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक थोड़ी देर तक उसे हैरानी से देखता रहा। वो लड़की, जिसकी काली नशीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसने एक मैरून कलर की कुर्ती पहन रखी थी। उसके काले लंबे घने बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। वो किसी अमीर घर की शहजादी लग रही थी। कार्तिक उसे ऐसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसके पास जाकर पूछा, हे पागल लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? उसकी इस बात पर उस लड़की का ध्यान टूटा। उसने आंसू भरी आंखों से कार्तिक को देखा और उससे कहा, हाँ, मैं मरना चाहती हूँ। अब जीकर क्या करूँ जब दिल ही टूट गया। मेरे मंगेतर ने मुझे चीट किया है। इतना बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगी। उसकी इस बात पर कार्तिक को हंसी आ गई। उसने कहा, उसमें रोने की क्या बात है? तुम दिखने में कितनी सुंदर हो। तुम्हें तो कई और लड़के मिल जाएंगे। इसमें जान क्यों देना चाहती हो? देखो, मरना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तभी उस लड़की ने चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या पता जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है? जब तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हें छोड़ देता है तो कैसा लगता है? जब तुम्हारा अपना तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठाता है तो कैसा लगता है, ये तुम्हें नहीं पता। तो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, समझे? ये सुन कार्तिक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कैसा लगता है जब हमारा दिल टूट जाता है। जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। मेरा आज ही ब्रेकअप हुआ है, ये दर्द मुझे ज्यादा कौन समझ सकता है। ये सुन वो लड़की बोली, तो क्या तुम भी यहाँ सुसाइड करने आए हो? कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक की चुप्पी देख वो लड़की बोली, प्यार चीज ही ऐसी है कि प्यार के लिए जीने को मन करता है और प्यार के लिए मरने को मन करता है। इंसान प्यार की वजह से ही दुनिया में आता है और प्यार के लिए ही जीता मरता है। अब जब हम दोनों ही प्यार में हार चुके हैं तो चलो साथ में प्यार के लिए मर जाते हैं। लेट्स सुसाइड। तब कार्तिक सोच में पड़ गया, क्या प्यार सच में ऐसा होता है? प्यार तो जीने का नाम होता है। जो प्यार किसी को मारने या मरने की वजह दे, क्या वो सच में प्यार है? वो कुछ समझ पाए तभी वो लड़की नीचे कूदने की तैयारी करने लगी। कार्तिक जोर से चिल्लाया, रुको, ऐसा मत करो। वो लड़की एक बार के लिए डर ही गई। वो जैसे तैसे खुद को ब्रिज पर खड़े संभाल रही थी। वो कुछ कहती तभी कार्तिक आगे चलकर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाए और उसके ऊपर ही गिर गई। कार्तिक भी खुद को संभालने में नाकामयाब रहा और ऐसे ही दोनों एक साथ नीचे ब्रिज पर गिर गए। दोनों कुछ समझ पाते तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे दोनों ने कभी नहीं चाहा होता। उनकी लिप टू लिप किस हो गई। हवाएं तेज चल रही थी और उन दोनों की धड़कनें भी। दोनों एकदम पास थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। दोनों बस एकटक एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। तब उस ब्रिज से कोई दूसरी गाड़ी गुजरी और दोनों होश में आ गए। वो लड़की जो कार्तिक पे गिरी थी खुद को संभालते हुए उठी। जिस ब्रिज पर वो दोनों मिले थे उस ब्रिज पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। कार्तिक उससे कहने लगा, सुनो, अपना ये पागलपन बंद करो और अपने घर जाओ, समझी? उसकी घर जाने की बात सुनकर वो लड़की चिढ़ गई। उसने कहा, आप होते कौन हैं मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपने काम से काम रखिए और दफा होइए यहाँ से, समझे? उसकी इस हरकत पर कार्तिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, प्यार मेरा भी अधूरा रह गया, इसका मतलब ये तो नहीं मैं अपनी जान दे दूं। मुझे पता है प्यार का क्या दर्द होता है, पर मेरी जिंदगी में और भी ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए जीते हैं, मेरी खुशी में खुश होते हैं और मेरे दर्द में रोते हैं। तुम्हारे जीवन में भी कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसके लिए तुम्हारा जीना मायने रखता होगा, जिसे तुम्हारी खुशी में खुशी मिलती होगी। जरा उनके बारे में तो सोचो।
जिंदगी बहुत कीमती होती है तो ऐसे मरने की बात मत करो। उसकी ये बात सुन वो लड़की सोच में पड़ गई। उसे कार्तिक की बात सही लगने लगी। ये देखकर कि उसकी बातों का इस लड़की पर असर हो रहा है, कार्तिक को अच्छा लग रहा था। वो आगे समझाते हुए बोला, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो लड़की फिर शांत हो गई और उसकी आंखों में फिर नमी आ गई। कार्तिक उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। वो लड़की भी मान गई। वो उसे कार में बैठाकर उससे घर का पता बताने को कहने लगा, पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती। उसे ऐसे देख कार्तिक पानी की बोतल उसे देता है। वो लड़की बोतल ले लिया और पानी पिया। कार्तिक को पता नहीं क्यों पर उसकी मदद करके अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं ना, जब हम साफ नियत से किसी की मदद करते हैं तो हमें दिल से खुशी मिलती है। कार्तिक उसकी उदासी कम करने के लिए उससे बात करना शुरू किया। हाय, मेरा नाम कार्तिक है। तुम्हारा क्या नाम है? वो लड़की धीरे से बोली, नैना। ओह नैना, ये तो बड़ा ही प्यारा और छोटू सा नाम है। कार्तिक का ऐसा कमेंट सुनकर नैना एकटक उसकी तरफ देखने लगी। उसे आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था, बल्कि उसे खुद को ही ये छोटू सा नाम कुछ खास पसंद नहीं था। नैना को यूं अपनी तरफ देखता देख कार्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा, मिस नैना, प्लीज आप मुझे इतने प्यार से मत देखिए वरना मैं शर्म के मारे यही पिघल जाऊंगा। ये सुनकर नैना की आंखों में चमक आ गई। वो हल्के से मुस्कुरा दी। नैना का वैसे कार्तिक से बात करने का कोई खास मन नहीं था, पर फिर भी उसके ना चाहते हुए भी वो कार्तिक की बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। उसे कार्तिक की बातें काफी अच्छी लग रही थी। सच में, जब इंसान दर्द में होता है तो उसे कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ही होता है। फिलहाल नैना को कार्तिक के अंदर एक अच्छा दोस्त दिख रहा था, जो कि उसका दर्द बांटने की कोशिश कर रहा था। अब आगे क्या होगा? कार्तिक और नैना की जिंदगी की गाड़ी आगे किस मोड़ पर जाएगी? चैप्टर 5, मुझसे शादी करोगी। कार्तिक और नैना दोनों आधी रात में एक ब्रिज के ऊपर कार में बैठे थे। कार्तिक नैना का मूड सही करने के लिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम सुनकर कार्तिक आगे बोला, अच्छा नैना, अब ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है? ये सुनकर नैना फिर से चुप हो गई। वो कहने लगी, कहीं भी छोड़ दो, अब मेरा कोई घर नहीं। उसकी इस बात पर कार्तिक हैरान हो गया। वो समझ गया था कि नैना को अभी घर नहीं जाना था, इसलिए उसने आगे सवाल नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो ड्राइविंग करते हुए बार बार नैना को देखता रहता था। पता नहीं क्यों, पर वो उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो बहुत देर से उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो हंसते हुए बोला, ये दुनिया भी कितनी छोटी है ना, हम आज पहली बार मिल रहे हैं फिर भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। ये सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। नैना की एक मुस्कुराहट से पता नहीं क्यों, पर कार्तिक को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके साथ रहते हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था और वो शनाया के बारे में सब भूल गया था। उसे इस वक्त इतनी खुशी हो रही थी जैसे उसे शायद खजाना मिलने पर नहीं होती। वो दोनों एक खूबसूरत सी जगह पर आकर रुके। जब नैना ने देखा कि वो कहाँ थी वो हैरान हो गई। वो एक छोटा सा पर खूबसूरत फूलों और कैंडल से सजाया हुआ एक रेस्टोरेंट था। नैना हैरान होकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक भी समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। उसने सफाई देते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है। वो दरअसल आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था और मैंने उसे आज प्रपोज करने का प्लान बनाया था, लेकिन मुझसे पहले उसे मेरे भाई ने ही प्रपोज कर दिया। मैंने आज उसे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए ये रेस्टोरेंट बुक किया था। मेरे पास एक ऑफर है, आज मेरा भी दिल टूटा है और तुम्हारा भी दिल टूटा है, तो चलो हम साथ मिलकर ब्रेकअप डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता, पर वो अभी के लिए अपने घर से दूर रहना चाहती थी। वो फिलहाल अकेले ही वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए नैना मान गई। नैना की हाँ सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो गया। दोनों कार से बाहर आ गए। कार्तिक ने पूरी जगह बुक की हुई थी, इसलिए वहां कोई भी नहीं था।
वो दोनों एक टेबल के पास आए और चेयर पर बैठ गए। कार्तिक ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, नैना, क्या तुम पीती हो? मेरा मतलब, क्या तुम पीना चाहती हो? उसके सवाल पर नैना शॉक हो गई। उसने सोचा, क्या आदमी है ये? एक लड़की को वो पीने के लिए कैसे बोल सकता है? कार्तिक के इस सवाल से नैना की नज़रों में कार्तिक का इंप्रेशन अब खराब हो गया। वो कहते हैं न कि अच्छे काम रेत के घर के समान होते हैं, एक बुरा काम और रेत के घर ढेर में बदल जाते हैं। कार्तिक से साथ अभी यही हो रहा था। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं शराब नहीं पीती। उसकी टोन सुनकर कार्तिक समझ गया कि उससे ये सवाल पसंद नहीं आया। उसने सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो लोग अक्सर अपना गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा था। मैं वैसे शराबी नहीं हूं, मेरा कैरेक्टर अच्छा है सच में। उसकी ऐसी सफाई सुनकर नैना एकटक कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक का उतरा हुआ मासूम सा चेहरा देखकर पता नहीं क्यों पर नैना खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगी। पहले तो कार्तिक को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रही थी। जब उसे ख्याल आया कि वो उसी पर हंस रही थी तो उसे बुरा लगने की बजाय नैना को ऐसे हंसता हुआ देखकर उसे भी खुद पर हंसी आने लगी। फिर दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसते रहे। कार्तिक ने फिर वहां रखा खाना नैना को सर्व किया। कार्तिक ने शनाया की पसंद का मटर पनीर, पूरी और नूडल्स ऑर्डर करवाया था। यूं तो दोनों को ही खाने का मन नहीं था, लेकिन उनके पेट में जोरों से खाना मांग रहा था क्योंकि सच में दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। दोनों ने ही खाना शुरू किया। नैना थोड़ी देर बाद बोली, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे यहाँ सच में बहुत अच्छा लगा। कार्तिक बोला, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरी आज बहुत मदद की है। नैना को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरान थी। कार्तिक ने आगे कहा, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो पता नहीं मैं अपने गम में क्या कर जाता। मैं यूं ही सड़क पर कब से घूम रहा था। ये सुनकर नैना को पुरानी बात याद आने लगी और वो फिर उदास हो गई। कार्तिक ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा करने में। नैना कार्तिक की इस बात पर हल्की सी मुस्कुरा दी। उसने कहा, थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए, पर आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। मेरे मंगेतर ने मुझे चिट किया है और वो भी मेरी अपनी बहन के साथ मिलकर। मैंने आज ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मुझे इसके आगे कुछ समझ नहीं आया और मैं घर से बाहर निकल गई। उसकी बात सुनकर कार्तिक को यश और शनाया की याद आ गई। उसने आगे पूछा, तो तुम अब आगे क्या करोगी? कुछ सोचा है? नैना ने ना में सिर हिला दिया। दोनों फिर से चुप हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों में खामोशी छा गई। अचानक ही कार्तिक के पास एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमक गई। उसके एकदम से बदले एक्सप्रेशन देखकर नैना कुछ समझ नहीं पाती। वो पूछने लगी, क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम सुनना चाहोगी? नैना ने बेमन से पूछा, और वो क्या है? कार्तिक ने एक्साइटेड होकर कहा, क्यों ना हम आपस में शादी कर ले? क्या कहती हो? नैना ये सुनकर फ्रिज हो गई। वो जोर से बोली, क्या शादी? ये तुम क्या बोल रहे हो कार्तिक? ये बोलकर नैना चेयर पर से उठ गई और बाहर जाने लगी। कार्तिक उसका ऐसा रिएक्शन देखकर एक पल के लिए घबरा गया। वो भी खड़ा हो गया। कार्तिक ने फिर हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना कुछ नहीं बोलती और वो जाने लगी। उसे इन सब में उसी की गलती लगने लगी। उसे लगा कि कार्तिक ने उसके साथ यहाँ आने का गलत मतलब निकाल लिया। कार्तिक ने नैना का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नैना वही रुक गई पर पीछे देखती नहीं। कार्तिक आगे आकर कहने लगा, देखो, मुझे मेरी शनाया को ये बताना है कि उसने क्या खोया है। यह एहसास करवाना है कि मुझे खोना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। नैना कार्तिक की आंखों में देखने लगी। वो कार्तिक को अपने इतने करीब देखकर जैसे सब भूल गई। उसे कार्तिक की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वही कार्तिक बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। नैना कहने लगी, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो वो तुम किसी से भी कर सकते हो।
फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कार्तिक को ये देख अच्छा लगा कि नैना उसकी बात पर ध्यान दे रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम्हें तुम्हारे लवर ने छोड़ दिया और मुझे मेरे लवर ने छोड़ दिया। तुम्हें अपने लवर को सबक सिखाना है और मुझे अपने, तो इसमें गलत क्या है? ये सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो गई। वो कहने लगी, मैंने कब कहा कि मैं अपने लवर को सबक सिखाना चाहती हूँ? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम अपने लवर को सबक नहीं सिखाना चाहती, तो जरा ये बताओ कि तुम किसके लिए अपनी जान दे रही थी? क्या तुम आत्महत्या करके अपने लवर को रिग्रेट फील नहीं करवाना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या सोच रही थी? कम ऑन, इट्स आवर रिवेंज मैरिज। हम अपने लवर्स का बदला देने के लिए आपस में शादी करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। नैना की आंखें नम हो गई। उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि वो प्यार के लिए मरना चाहती थी। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि एक अनजान आदमी उसके दिल को, उसके जज्बात को, उसके सोच को समझ रहा था, पर एक उसका प्यार था जो उसे कभी समझ नहीं पाया। उसने आगे कहा, एक बिना प्यार की शादी कब तक चलेगी? एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार ही न हो, क्या वो कामयाब हो सकता है? कार्तिक ने पहले कुछ सोचा फिर बोला, हाँ, हो सकता है अगर तुम अपनी जिंदगी को दोबारा मौका दोगी, फिर से किसके प्यार में पड़ोगी तो ऐसा जरूर होगा। नैना के कहा, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है। हाँ, और इसीलिए मैं मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? ये बोलकर कार्तिक उम्मीद भरी नजरों से नैना को देखने लगा। नैना कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कार्तिक समझ गया कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड उसे पकड़ा दिया। उसने आगे कहा, नैना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना वक्त लेकर मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बोलकर कार्तिक वहां से चला गया। नैना वही खड़ी होकर कार्तिक को वहां से जाते हुए देखती रही। नैना भी कहीं ना कहीं वैभव को सबक सिखाना चाहती थी। आखिर सारी गलती तो उसी की ही थी। नैना सोचने लगी, कार्तिक ठीक ही तो कह रहा है, मुझे वैभव को सबक सिखाना ही चाहिए। उसने मुझे चीट किया, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, मेरे जज्बातों के साथ खेला, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। अब नैना क्या करेगी? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? क्या वो कार्तिक का साथ देगी अपने प्यार का बदला लेने के लिए? चैप्टर 6, कार्तिक के घर। नैना। कार्तिक पहले कैफे में पहुंच गया था। नैना अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। कार्तिक ने वही बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने का सोचा। उसे वहां खड़े 15 मिनट हो गई थी। तभी वहां नैना कैब से बाहर आए। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और कार्तिक की तरफ बढ़ गई। कार्तिक उसे देखकर हैरान रह गया। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो कोई दुल्हन थी। उसके दोनों आंखें सूजी हुए थी। ऐसा लग रहा था कि काफी देर से रो रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसने एक लंबी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसे देखकर कार्तिक को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कार्तिक ने पूछा, नैना, तुमने फोन पर बताया कि तुम शादी के लिए तैयार हो, एक बार फिर सोच लो। नैना ने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, पर अगर तुमने अपना मन बदल दिया है तो कोई बात नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कार्तिक ने कहा, सच में? एक बार फिर सोच लो। बस में पछताना मत। उसके इस सवाल पे नैना चुप हो गई। कार्तिक ने उसे कहा, अरे तुम तो सच में बहुत क्यूट हो, ठीक है। पहले तुम थोड़ा वक्त ले लो, हम बाद में शादी कर लेंगे। अब तो ठीक है ना? नैना ने कहा, क्या मतलब? क्या हम अभी शादी नहीं करने वाले? कार्तिक ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो हमेशा शनाया के साथ अच्छे से ट्रेडिशन से मंदिर में शादी करना चाहता था। कार्तिक ने कहा, नैना, मैं चाहता हूं कि शादी से पहले तुम एक बार मेरे घर वालों से मिल लो। मैं बिना उनसे पूछे ये शादी नहीं कर सकता। अगर तुम उन्हें पसंद आ गई तो हम जरूर शादी कर लेंगे। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी, है ना? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस आने के लिए हामी भर दी।
दोनों फिर बाहर निकलकर कार में बैठ गए। कार्तिक ने फिर नैना से कहा, मेरी फैमिली में कहने के लिए बहुत लोग हैं, पर मेरी खुशी में सिर्फ मेरे मामा, मामी और मेरे छोटे भाई बहन ही शामिल होते हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? नैना ने ये सुन थोड़ी देर तक सोचा, फिर हमें गर्दन हिला दी। फिर दोनों घर जाने के लिए निकल गए। दोनों अब घर के सामने आ गए थे। नैना बार बार अपने हाथों को आपस में मिला रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। कार्तिक ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? नैना ने नर्वस होते हुए कहा, मैं उन्हें पसंद तो आऊंगी ना। अगर मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी तो? कार्तिक ने प्यार से धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसके करीब आते हुए बोला, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? तुम्हें कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो और प्यारी भी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर नैना के गाल लाल हो गए। उसे अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगा। दोनों फिर घर के अंदर आए। घर के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। रेहान और रीत दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को कुशन से मार रहे थे। ऊपर दूसरी मंजिल पर खड़े होकर उनके माँ बाप यानी कि सूरज, महेता और किरण उनके पागलपन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। किरण ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम दोनों ने पूरे घर का कबाड़ा कर दिया है। आज मैं तुम दोनों की ही टांगे तोड़ दूंगी। ये क्या हरकत है? आज तुम दोनों को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। रुको तुम दोनों। दरअसल सूरज और किरण दोनों मुंबई से बाहर गए हुए थे, जो आज ही आए थे। वो बहुत थक गए थे, इसलिए सोने चले गए। कुछ देर बाद रीत और रेहान की लड़ाई की आवाज सुनाई दी। इससे किरण बुरी तरह चिढ़ गई और उसने बाहर आकर उन्हें शांत रहने के लिए कहा और वापस सोने चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद हॉल से और भी जोर से आवाज आने लगी और दोनों बाहर आ गए। ये वही वक्त था जब कार्तिक और नैना घर में आए थे। किरण हाथ में डंडा लिए रीत और रेहान दोनों के पीछे भागने लगी। ये सब देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगे। कार्तिक के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। उसने जब नैना को देखा तो वो किरण को देखकर डर के मारे कौंप रही थी। कार्तिक ने नैना से कहा, नैना तुम डरो मत। ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पक्का इन बदमाशों ने ही पहले शरारत की होगी, इसलिए उनकी धुलाई हो रही है। मेरी मामी बहुत अच्छी और प्यारी है। तभी रीत और रेहान भागकर कार्तिक के पीछे छुप गए। रेहान बोला, भाई सही वक्त पर आए हो आप, माँ को समझाओ ना कि हमें बख्श दे। तभी रीत भी बोली, हाँ भाई आप ग्रेट हो, महान हो, सर्वशक्तिमान हो, हमारी मदद करो। तभी किरण वहां आ गई। वो कार्तिक को कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसकी नजर उसके साथ खड़ी एक अनजान लड़की पर पड़ी। उसने अपने आप को शांत किया। अचानक से घर में सन्नाटा छा गया। रीत और रेहान भी समझ गए थे कि उस लड़की की वजह से किरण शांत हो गई थी, इसलिए दोनों को जैसे नई लाइफलाइन मिल गई हो ऐसे राहत की सांस लेने लगे। तभी सूरज हॉल में आते हुए बोले, कार्तिक ये लड़की कौन है? तभी कार्तिक बोला, ये। कार्तिक बीच में ही रुक गया। किरण ने कहा, ये क्या? बोलो ये कौन है? कार्तिक ने एक लंबी सांस ली और एक ही सांस में कहा, मामा मामी ये नैना है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आपकी परमिशन लेने आए हैं। ये सुनकर सब हैरान हो गए। सभी जानते थे कि कार्तिक शनाया से कितना प्यार करता था और वो कितना दुखी भी था। पर कार्तिक के इस फैसले को सुनकर सभी एकटक उसे देखने लगे। कार्तिक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि वो इस फैसले से कितना खुश था। ये सुनकर सूरज और किरण दोनों ने मुस्कुराकर नैना का स्वागत किया। नैना बेटा, बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा, आओ अंदर आओ। जब तक कार्तिक खुश था रीत और रेहान भी खुश थे। रीत ने बड़ी मासूमी से कहा, अरे वाह कार्तिक भाई, हमारी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। हमें नैना भाभी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उन्होंने नैना को दिल से अपना लिया और शादी के लिए खुशी खुशी हामी भर दी। सभी कार्तिक और नैना की शादी के लिए एक्साइट हो गए थे। वो सब भी यही चाहते थे कि कार्तिक अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वहीं इन बीते दिनों में शनाया ने बहुत बार कार्तिक से बात करने की कोशिश की, पर कार्तिक हर बार उसे नजरअंदाज कर देता था। इस बात से शनाया बुरी तरह चिढ़ी हुई थी।
जाहिर था कि वो इतनी मशहूर एक्ट्रेस थी, कार्तिक का उसे ऐसे अवॉइड करना उसके ईगो को चोट पहुंचा रहा था। वो खुद से ही बोली, नहीं कार्तिक नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, इतनी आसानी से मुझे भूल नहीं सकते। तुम मेरे लिए मेरे सेवियर हो, मेरे गार्ड हो, मेरी लाइफ लाइन हो, मेरी एटीएम मशीन हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं कर सकती। ना, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, आना ही होगा, यू हैव नो चॉइस। शनाया कार्तिक को अपनी तरफ करने के लिए अपने ही तरीके आजमा रही थी। वो दिन में 10 बार कार्तिक को कॉल करती, मैसेज करती, उससे मिलने ऑफिस चली जाती, वो उसे अपने करीब करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। पर एक कार्तिक था जिसका जैसे उससे मन ही भर गया हो उसे अनदेखा कर देता था। शनाया का पेशेंस अब जवाब देने लगा था। शनाया अब आगे क्या करने वाली थी? क्या उसे कार्तिक और नैना के बारे में सब पता चल जाएगा? चैप्टर 7 नैना की असली पहचान। कार्तिक के घर में रौनक छाई हुई थी और इसकी वजह थी नैना। नैना सबको पसंद आ गई थी। सबने साथ में मिलकर ढेर सारी बातें की। सूरज ने नैना से उसके घर वालों के बारे में पूछा। नैना ने कहा, अंकल, मेरे परिवार में मेरे पापा, माँ, मेरी बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। कार्तिक इस बात पर कुछ नहीं बोला, पर किरण ने कहा, तो फिर हम उनसे भी मिल लेते हैं और रोका कर देते हैं। ये सुनते ही नैना ने जोर से कहा, नहीं। नैना के इतनी जोर से कहने पर सब हैरान हो गए। किसी ने उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। नैना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मेरा अब उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। वो मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। आप प्लीज मेरे बारे में उनसे कुछ मत कहना, प्लीज। इतना कहकर वो रोने लगी। ये देख सब घबरा गए। कार्तिक ने बात संभालते हुए कहा, मामा मामी, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं नैना को संभाल लूंगा। मैं नैना को कमरे में ले जाता हूं, आप सब शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, ठीक है? दरअसल कार्तिक को थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि वो नैना से इस बारे में अकेले में बात कर सके। वही सब के मन में एक सवाल था कि नैना की असली पहचान क्या थी। वो अपने ही परिवार से क्यों दूर रहना चाहती थी? उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि वो उनसे इतना डर रही थी? कार्तिक के बाहर आते ही सबने सवालों की छड़ी लगाई। कार्तिक बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, नैना को अपने परिवार के पास क्यों नहीं जाना? क्या वो अपने घर से भागकर यहाँ आई थी? कार्तिक भाई, नैना भाभी ने ऐसा क्यों कहा कि उनका उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है? बताए ना भाई। कार्तिक ने सबको शांत करते हुए कहा, अरे बाबा रुको जरा, मेरी बात सुनो। बात यह है कि नैना की सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसका जीना हराम कर रखा है। उसके पापा भी हमेशा अपनी बीवी का ही साथ देते हैं। सिर्फ उसका सौतेला भाई ही उससे काफी प्यार करता है। उस पूरे घर में सिर्फ उसका भाई ही है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। उसकी माँ और पापा उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग आए हैं। कार्तिक सारी बात सुनकर किरण को उसके परिवार पर बहुत गुस्सा आया। उसे नैना सच में काफी पसंद आई थी। वो सब उनके बारे में बुरा भला बोलने लगे। क्या बेहुदा परिवार है, इतनी प्यारी फुल सी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? नैना ने बिल्कुल अच्छा किया जो वहां से सीधे यहाँ आ गई। ऐसा परिवार किस काम का अगर उसे आपकी खुशी की कोई फिक्र ही ना हो। रीत भी अपनी माँ की बातों में हाँ मिलाते हुए बोली, सच में नैना भाभी का परिवार बहुत ही बुरा है। जब वो शादी करना ही नहीं चाहती तो उन्हें वो फोर्स कैसे कर सकते हैं? रेहान ने कहा, डोंट वरी ब्रो, अब से हम भाभी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। उन सब की सारी बातें नैना अंदर कमरे के दरवाजे से टिक के सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। वो सोचने लगी, ये किस्मत भी कितनी अजीब है। मुझे मेरे अपने परिवार से कभी इतना प्यार नहीं मिला और यहाँ मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। क्या ये सब सपना तो नहीं है? थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे इतने प्यारे और अच्छे परिवार के साथ रहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सभी फिर नैना को खुश करने के लिए उसका कमरा अच्छे से डेकोरेट करने में लग गए। वो अब नैना को किसी भी हाल में दुखी नहीं करना चाहते थे। कार्तिक को कुछ देर बाद रोनित का कॉल आया।
रोनित रॉय उसका असिस्टेंट था। वो उसे डायरेक्टर की मीटिंग में आने को याद दिलाते हुए बोला, कार्तिक मेरे भाई, एक बैड न्यूज है। आज फिर से उस हिटलर ने एक मीटिंग रखी है 5 बजे। उस मनहूस के पास और तो कोई काम नहीं है। तुम्हें खास आने को कहा है तो भूलना मत। कार्तिक ने हंसते हुए हाँ बोलकर कॉल रख दिया। कार्तिक फिर रेडी होकर रेहान और रीत को नैना का ध्यान रखने को कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। वही ठीक 5 बजे ऑफिस में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। यश अपने पापा दशरथ के साथ बैठा था। कार्तिक 10 मिनट लेट आया। यश को उसे फिर नीचा दिखाने का फिर से मौका मिल गया। यश ने ताना कसते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक ओब्र, आपके पास घड़ी नहीं है क्या? आपको वक्त की सच में कदर नहीं है। यू आर 10 मिनट लेट, एनी एक्सक्यूज? ये सुनते ही मीटिंग में बैठे सबका ध्यान कार्तिक पर चला गया। यश को सबके सामने उसकी इंसल्ट करने में बहुत मजा आ रहा था। कार्तिक ने खुद को शांत करके बिना एक्सप्रेशन कहा, आई एम सॉरी एवरीवन, मेरे पास घड़ी थी पर मेरे पास हर एक मीटिंग के लिए समय नहीं है। जहां तक मुझे पता है मैंने अपना काम पहले ही यहां सबमिट करवा दिया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे ना होने से किसी को तकलीफ हुई होगी। एम आई राइट मिस्टर ओबरॉय? उसकी इस बात पर वहां बैठे हर शख्स के चेहरे पर तमाचा पड़ गया। कार्तिक ने इनडायरेक्ट ये कह दिया था कि ये मीटिंग उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। एक इन्वेस्टर यश से पूछने लगा, हाँ तो मिस्टर ओबरॉय, आपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है? मुझे कितने का प्रॉफिट मिलेगा? यश ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस सवाल का जवाब दे, पर कार्तिक ने उसे फुल इग्नोर कर दिया। ये देखकर यश को कार्तिक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। यश ने कहा, हमारा काम शुरू हो ही गया है, डोंट वरी, ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। जाहिर था कि वो इन्वेस्टर यश की बातों से कन्विंस नहीं हुआ। उसने यश से फिर पूछा, डायरेक्टर जी, क्या आप मुझे और डिटेल में बता सकते हैं क्या प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट की? मैंने काफी पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया है। तभी दशरथ ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर वर्मा, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आज तक किसी इन्वेस्टर को निराश नहीं किया। उस इन्वेस्टर ने कहा, आई होप सो, बट मेरी एक कंडीशन है। वो एक फाइल टेबल पर यश की तरफ सरकाते हुए बोले, मुझे इस प्रोजेक्ट में मिस सानिया चाहिए, सानिया पाठक। ये सुन सब हैरान हो गए। सब जानते थे कि सानिया पाठक कभी किसी शो या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती थी। वो एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर थी। उसे मनाना लगभग नामुमकिन था। वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम करना पसंद करती थी। यश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अरे बस इतनी सी बात हो जाएगा। तभी दशरथ उसे आंखें दिखाने लगे। वो मन ही मन सोचने लगे, ये बेवकूफ, क्या यश पागल हो गया है जो हाँ बोल रहा है? सानिया पाठक को किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना बच्चों का काम नहीं। आखिर ये करना क्या चाहता है? यश ने बड़े आराम से वो फाइल देखकर कार्तिक की तरफ बढ़ा दी और सबसे कहने लगा, आज से कार्तिक इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगा और तो और मिस सानिया पाठक को बुलाने की जिम्मेदारी भी कार्तिक की ही होगी। कार्तिक ये सुनकर शॉक हो गया। उसने घूरकर एक नज़र यश को देखा। वो समझ गया कि ये जिम्मेदारी उसे सौंपकर सारा बिल उसके नाम पर फाड़ना चाहता था। वो मन में बोला, ये उल्लू का पट्टा अपने आप को समझता क्या है? पहले क्या कम लोड था मुझ पर, जो अब ये एक और तोता मेरे सिर पे बैठा रह है, इसकी तो। मिस्टर वर्मा खुश होकर बोले, मिस्टर कार्तिक, हमने आपका काम देखा हुआ है। आपने आज तक अपना हर प्रोजेक्ट बखूबी हैंडल किया है और आपके प्रोजेक्ट हमेशा ही प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। आपके साथ काम करने में हमें बेहद खुशी होगी। कार्तिक की तारीफ सुनकर यश अंदर ही अंदर जल गया। वो मन में गाली देते हुए बोला, ये कार्तिक का बच्चा सबको बिना कुछ किए कैसे मना लेता है? जमीन काहे का, तेरी तो ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे मिस सानिया को बुलाता है। मैंने अगर ईश्वर तेरी सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो मेरा भी नाम यश नहीं। कार्तिक ना कहना चाहता था, जाहिर था यूं तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं था, पर वो बेवजह की आफत नहीं पालना चाहता था। पर तभी दशरथ के कहा, डोंट वरी, अब जब कार्तिक इस प्रोजेक्ट इंचार्ज है तो ये जरूर अच्छा ही होगा। कार्तिक ये सुनकर चुप हो गया। दशरथ और यश दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि कार्तिक कभी दशरथ की बात नहीं काटेगा,
क्योंकि कार्तिक ने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। कुछ देर तक बातें ऐसे ही जारी रही और 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। सब एक एक करके बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ यश, दशरथ और कार्तिक थे। यश कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेस्ट ऑफ लक बड़ी, अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर लगाना। वो क्या है ना, मुझे शनाया के साथ हनीमून भी तो प्लान करना है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर यश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दशरथ ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, इस प्रोजेक्ट के साथ हमारी कंपनी की इज्जत जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मन लगाकर काम करना, समझे। ये बोलकर वो भी वहां से चले गए। कार्तिक भी वहां से चला गया और अपने केबिन में आकर बैठ गया। वो उस फाइल को भूल रहा था, तभी रोनित वहां आया। वो बोलने लगा, तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो लोग हर बार मुश्किल काम ही तुम्हें सौंपते हैं। वो लोग बस तुम्हें यहां दबा कर रखना चाहते हैं। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? रोनित और कार्तिक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कार्तिक कुछ नहीं बोला और फाइल देखने लगा। उसने मन मारकर फाइल को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो फाइल देख रहा था, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। रोनित ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या है इस फाइल में? उस फाइल में नैना की बड़ी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे बड़े लेटर में नाम लिखा था, सानिया पाठक, दी बेस्ट बुक राइटर एंड नॉवेलिस्ट। नैना की असली पहचान। कार्तिक को तो यकीन नहीं हो रहा था कि नैना एक बेस्ट सेलर राइटर थी जिसकी कहानियों सब दीवाने थे। उसके लिखे प्ले और स्क्रिप्ट्स मार्केट में लाखों करोड़ों की कीमत में बिकते थे। वही शनाया अपने शूटिंग में बिजी हो गई थी। उसे इन सब में कार्तिक को फोन करना बेफजूल लगने लगा था। जाहिर था कि उसे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमेशा से कार्तिक ही पहले उसके पास आता था, ना कि वो कार्तिक के पास जाती थी। इतने दिनों में कार्तिक ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था। इस बात को अब शनाया हजम नहीं कर पा रही थी। ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? वो चाहता क्या है कि मैं अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर उसके आगे पीछे घूमूं, उसकी आरती उतारूं? इनफ, इनफ इज इनफ। कार्तिक के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। थोड़ा सा भाव क्या दो, ये लोग हमारे सिर पे बैठ जाते हैं। मुझे इस कार्तिक की अकड़ निकालनी ही होगी। शनाया का पारा अब ऊपर तक चढ़ गया था। उसने अपने आप को शांत किया, फिर यश को फोन किया। यश, जो कार्तिक पे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, उसने उसी अंदाज में कहा, हाँ बोलो शनाया। शनाया ने प्यार से कहा, यश, आज रात क्या हम डिनर पे चल सकते हैं? शनाया, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। शनाया ने जिद करते हुए कहा, यश, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते, तुम मुझे ऐसे मना कैसे कर सकते हो? यश ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके फाइन, हम शाम को मिलते हैं, बाय। शनाया को अब जाकर अच्छा लगा। वो हमेशा से ही ऐसे प्यार में पली बढ़ी थी। उसके मम्मी पापा, फिर कार्तिक और अब यश सभी उसके कंट्रोल में थे। उसे अब जाकर अपने ईगो को शांत किया। कार्तिक, बहुत जल्द तुम भी मेरे पास होगे। जैसे मैं यश को अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, तुम्हें भी मेरे इशारे पर नाचना होगा। शनाया ये सोचते वक्त काफी डेविल स्माइल कर रही थी। अब कार्तिक आगे क्या करेगा? क्या होगा उसका अगला कदम? और शनाया क्या करने वाली थी? चैप्टर 8, यश की जलन। कार्तिक ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि उसे जिसे अपने प्रोजेक्ट के लिए मनाना था वो कोई और नहीं बल्कि नैना ही थी। उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं था। वही रोहित उसे बहुत गौर से देख रहा था। वो बोला, मेरे भाई, तुम किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? कहीं तुम्हें सदमा तो नहीं लगा न? सानिया पाठक ऐसी ही कभी किसी शो का हिस्सा नहीं बनती। वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती है। वो कभी किसी और के स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। उसे मनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? इसीलिए उन्होंने जानबूझकर तुम्हें ही प्रोजेक्ट हेड बना दिया। कार्तिक उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो रोनित से कहने लगा, अच्छा, तो वो ऐसे ही किसी की बात नहीं मानती? हाँ, पर अगर मैं उसे मना लूं तो? रोहित उससे बोला, हाँ हाँ जरूर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ सपने में। कार्तिक फिर जोर से हंसने लगता है।
वो फिर कहता है, अगर मैं कहूं कि हमारे देश की सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर इस वक्त मेरे ही घर पर है तो तुम क्या कहोगे? उसका असली नाम नैना है। ये सुनकर रोनित पर तो जैसे बम ही गिर जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। वो भूत बनकर कार्तिक को अविश्वास से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माना कि तुम हर काम अच्छे से कर सकते हो पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। क्या मतलब कि सानिया पाठक इस वक्त तुम्हारे घर में है? मेरे भाई, लंबी लंबी फेंकने की भी एक लिमिट होती है। कार्तिक उसे कहा, रोनित मेरे भाई, आज रात को डिनर पे मेरे घर आ जाना, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। ये बोलकर वो अपना सर चेयर पर टिककर आराम से बैठ गया। आज उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। फिर शाम होने लगती है। कार्तिक और रोनित साथ में घर आ जाते हैं। कार ड्राइव करते वक्त भी कार्तिक के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, जो ये बता रही थी कि वो कितना खुश था। रोनित ने उससे पूछा, सच में मेरे भाई, तुम सच कह रहे हो ना, दी ग्रेट सानिया पाठक इस वक्त तुम्हारे घर में है? कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा, रोनित अब बस भी करो, तुम ये मुझसे 1000 बार पूछ चुके हो। रोनित फिर से कुछ बोलने वाला था कि तभी कार्तिक ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। फिर दोनों घर पहुंच गए। रोनित एक्साइटमेंट में कार्तिक से पहले ही घर के अंदर चला गया। कार्तिक भी तेजी से रोनित के पीछे अंदर आ गया। उन्हें वहां रीत और रेहान की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। नैना की पीठ दरवाजे की तरफ थी। कार्तिक को देखकर रेहान और रीत दोनों नैना को बताने की कोशिश करने लगे, पर कार्तिक उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। तभी नैना ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग एकदम से चुप क्यों हो गए, क्या हुआ? वो आगे बोलती तभी रेहान का फोन बजने लगा। नैना चौंक गई। वो खड़ी हुई और पीछे मुड़कर देखने लगी। रोनित भी काफी देर से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर दोनों की नजरें आपस में मिली। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। रोनित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसका वो इतना बड़ा फैन था वो अभी इस वक्त उसके ठीक सामने खड़ी थी। नैना कार्तिक के घर में एक अनजान आदमी को देखकर हैरान थी। कार्तिक ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, नैना ये है रोनित रॉय, मेरा असिस्टेंट कम दोस्त, और रोनित ये है। वो आगे बोलता तभी रोनित ने उसकी बात काटते हुए कहा, सानिया सानिया पाठक, वर्ल्ड की बेस्ट राइटर एंड नॉवेलिस्ट, जिसकी कॉमिक टाइमिंग, इमेजिनेशन, राइटिंग स्किल्स कमाल की है। उसकी इस बात पर रीत चाहते हुए बोली, हाँ, हम भी जब इनसे पहली बार मिले थे तो हमें भी लगा था कि हमने इन्हें कहीं तो देखा है, पर किसने सोचा था कि ये कहानियों की दुनिया की क्वीन होगी। हमें भी भाई के जाने के बाद ही पता चला। तभी रिहान ने कार्तिक के पास आकर कहा, ब्रो, यू आर दी बेस्ट, आप हमारे लिए इतनी अच्छी भाभी लेकर आए हो। बस आप जल्दी से नैना भाभी से शादी कर लो, हम और वेट नहीं कर सकते। रिहान की ये बातें सुनकर रोनित के सिर पर जैसे दूसरा बम गिर जाता है। वो कार्तिक की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, अबे यार कार्तिक, तू तो बड़ा छुपे रुस्तम निकाला। सानिया पाठक से शादी, और वो भी तेरे से। उसके कान जैसे सुन हो गए थे। कार्तिक ने एक नज़र नैना की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी, जैसे वो भी सुनना चाहती थी कि कार्तिक इस बात पर क्या कहने वाला था। फिर वो रोनित की तरफ देखने लगा, जिसके हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखकर उसे हंसी आ गई। कार्तिक कहने लगा, हम अगले हफ्ते शादी करेंगे, और वो भी मुंबई के बाहर। ये सुनकर रेहान और रीत की आंखें चमक गई और नैना का चेहरा लाल हो गया। वो अंदर से काफी खुश थी। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर फिर भी वो बहुत खुश थी इस परिवार को पाकर। वो हमेशा से ऐसे ही परिवार में रहना चाहती थी। वो आधे दिन में ही सूरज, किरण, रीत, रेहान सबके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। उसके साथ ये बहुत कम ही होता था जब वो अनजान लोगों के साथ ऐसे बात करती हो। उसे यहाँ आते वक्त पूरे रास्ते यही डर लगता रहा कि कार्तिक की फैमिली कैसी होगी, पर अब वो भी उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। उसे लग रहा था कि कार्तिक कितना लकी है जिसे इतना प्यारा परिवार मिला। नैना हमेशा से ही ऐसे प्यार के लिए तरसती रही। कार्तिक ने धीरे से मुस्कुराते हुए रोनित के कान में कहा, अपनी आंखें छोटी कर ले बेटा, वरना निकल के बाहर आ जाएगी। तभी रोनित ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और नैना से हाथ बढ़ाकर हेलो कहा।
नैना ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया। तभी सूरज और किरण वहां आए और उन्होंने ऐलान किया, कार्तिक और रोनित जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब अभी बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये सुन रेहान और रीत जोर से चिल्लाने लगे, हुर्र अंडरस्कोर रे। कार्तिक और रोनित ने हाँ में गर्दन हिलाए और थोड़ी देर में सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़े। वो लोग एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। रोनित ने पहले ही एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। उनके ठीक सामने यश और शनाया का रूम था जिससे वो अनजान थे। शनाया वॉशरूम से आ रही थी तभी उसने वहां कार्तिक को किसी लड़की के साथ उसके सामने वाले रूम में जाते हुए दिख गया। उसने उसे पीछे से देखा था। जाहिर है कि शनाया कार्तिक को बैक से भी आसानी से पहचान सकती थी। फिर वो यश के पास चली गई पर अब उसका सारा फोकस कार्तिक और इस लड़की पर आ गया था। यश ने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? अभी तक तो तुम बहुत खुश थी, अब क्या हुआ? यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, वो शनाया थी जो उसे जिद करके यहाँ लाई थी। शनाया ने उदास होते हुए कहा, मैंने अभी कार्तिक को किसी लड़की के साथ देखा। मुझे यकीन नहीं होता वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, पर मैंने ऐसा होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। यश तो जैसे कार्तिक के नाम से ही चिढ़ गया था। उसने दोपहर से अपना गुस्सा दबाकर रखा था। आज ऑफिस में सभी कार्तिक की ही बातें कर रहे थे। जब तक प्रोजेक्ट उसके हाथ में था लोगों को उसके सक्सेस होने का डाउट था, लेकिन कार्तिक के इंचार्ज बनते ही लोगों को ये प्रोजेक्ट फायदेमंद लगने लगा था। यहाँ तक कि उसके फादर भी कार्तिक पर उससे ज्यादा भरोसा करते थे। आज का पूरा दिन कार्तिक की वाहवाही सुनकर उसके कान पक गए थे। यश अंदर ही अंदर जल रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो शनाया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे। कैसे वो उसी के सामने उसके ही भाई के बारे में ऐसे बोल सकती थी। शनाया के मुंह से कार्तिक का नाम सुनकर यश पागल हो रहा था। शनाया को अब रह रहकर ये एहसास हुआ कि वो अभी यश के साथ थी। वो कार्तिक की वजह से यश को नाराज नहीं करना चाहती थी। चैप्टर 9, कार्तिक की पहुंच। यश और शनाया डिनर पे एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। शनाया ने यश को कार्तिक के वहां होने की बात बताई, जिससे भड़का हुआ यश और भी ज्यादा भड़क गया। यश ने गुस्से से शनाया से कहा, शनाया, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि कार्तिक किसके साथ है और किसके साथ नहीं? हमारी रिंग सेरेमनी हो गई है। मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया है। मंगेतर हूं मैं तुम्हारा। बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी और तुम अब भी कार्तिक कार्तिक कर रही हो। अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम मेरी हो, कार्तिक की नहीं। आगे से मेरे सामने उस कार्तिक का नाम दोबारा मत लेना, समझी? शनाया कुछ नहीं बोली। उसे यश का उस पर ऐसे चिल्लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो और कार्तिक 7 साल से एक दूसरे के साथ रहे थे। उन्होंने कई बार यश को लेकर बात की थी, पर आज तक कार्तिक ने कभी यश को लेकर उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कार्तिक उसकी हर बात मानता था। शनाया ने अपना सिर झुका दिया और खुद को शांत करने लगी। तभी एक वेटर ने वहां नॉक किया। यश ने कम इन बोला और वेटर ने अंदर आकर मेन्यू टेबल पर रख दिया। यश ने बेमन से वो मेन्यू शनाया की तरफ बढ़ा दिया। शनाया सोचने लगी, ये यश, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पे चिल्लाया। मैंने इसे हाँ क्या कही, इसके तो पर ही निकल आए, और अब ये चाहता है कि मैं अपना और उसका ऑर्डर दूं। ये कितना बुरा और आलसी है। अगर अभी कार्तिक यहाँ होता तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। कार्तिक को मेरी हर फेवरेट डिश पता है, कितना ध्यान रखता है वो मेरा, और ये यश एकदम निकम्मा। काश कि कार्तिक दशरथ अंकल का जायज बेटा होता और ये नाजायज, तो आज मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता। कार्तिक के इतने अच्छे होने क्या ही मतलब, जबकि वो हमेशा नाजायज ही रहेगा। ऑफ ये यश, शनाया, ये तूने किस आफत को गले लगा लिया? शनाया को वापस से पुरानी बातें याद आने लगी। वो जब भी कार्तिक के साथ बाहर जाती थी, कार्तिक उसकी हर पसंद का खाना उसके बिना पूछे ही मंगवा लिया करता था। वो उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। शनाया उदास हो गई। उसे इन सालों में कार्तिक की अटेंशन की आदत हो गई थी।
रह रहकर उसे यही ख्याल आ रहा था कि कार्तिक उस लड़की के साथ भी क्या वैसे ही बर्ताव करता होगा जैसे वो उसके साथ करता था। क्या वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकता था? उसे कार्तिक का किसी और लड़की के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। शनाया को अब तक याद भी नहीं था कि उसे क्या पसंद था, फिर भी उसने बेमन से खाना ऑर्डर किया और दोनों डिनर करने लगे। दूसरी तरफ दूसरे प्राइवेट रूम में पूरा मेहता परिवार खुशियां मना रहा था। आखिर इस परिवार में एक नया मेंबर जो जुड़ने जा रहा था। कार्तिक ने सब के लिए उनकी ही पसंद का खाना ऑर्डर करवाया। सब ने हंसते और मस्ती करते हुए अपना डिनर कंप्लीट किया और ऐसे ही शाम भी निकल गई। प्राइवेट रूम से बाहर निकलते वक्त शनाया एक बार कार्तिक को देखना चाहती थी कि वो क्या कर रहा था, पर यश के साथ होते हुए वो ये कर नहीं पा रही थी। शनाया ने अपना दिमाग लगाकर कॉल का बहाना करके वापस कार्तिक के रूम में आए। इत्तेफाक से उसी वक्त एक वेटर भी वहां आ गया और कार्तिक के रूम में एंटर कर गया। जब दरवाजा खुला तो शनाया ने खुले दरवाजे की आड़ से कार्तिक को देखा, जो कि नैना के बिल्कुल पास में था और उससे मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। वैसे तो सभी अपने में बिजी थे, पर रोनित की नज़र शनाया पे पड़ गई, जिसका फायदा उठाते हुए उसने बाजू में बैठे कार्तिक को धक्का दे मारा, जिससे कार्तिक नैना की तरफ झुक गया। कार्तिक और नैना दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों के चेहरे लाल पीले हो गए थे। उन दोनों को इतने करीब देखकर शनाया का दिल जलन से भर उठा। वो वहां जाकर कार्तिक को थप्पड़ मारना चाहती थी, पर अगले पल उसे यश का ख्याल आया और वो फौरन वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद रोनित के चेहरे पर शातिर वाली स्माइल आ गई। वहीं जब उसने कार्तिक की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम छोटा हो गया। कार्तिक उसे गुस्से से घूर जो रहा था। उसने इशारे से पूछा, अबे साले, ये क्या किया तूने? तूने जानबूझकर मुझे धक्का मारा? तेरी तो मैं दुनिया हिला दूंगा। रोनित ने बेचारा सा चेहरा बनाकर माफी मांगने की कोशिश की, पर कार्तिक ने बिना उस पर रहम खाए रोनित के पैर में लात मार दी। रोनित अपनी चीख अंदर दबाते हुए अपना पैर सहलाने लगा। अब शनाया का हाल और भी बुरा हो गया। यश ने उसे घर छोड़ा। इस बीच उसने शनाया से बात करने की काफी कोशिश की, पर शनाया कुछ नहीं बोली। वही कुछ देर बाद कार्तिक और बाकी सब भी घर को निकल गए। अगले दिन ऑफिस में रोनित कार्तिक के केबिन में आया और उसके मजे लेते हुए बोला, क्या मेरे हीरो, क्या हाल है? अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। नैना जो आ गई है तुम्हारे पास। कार्तिक ने उसे घूर कर देखा और पूछा, मुझे यकीन है तुम मुझे यहाँ ये बोलने तो नहीं आए होगे, तो मुद्दे पर आओ। रोनित ने कहा, तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? तुमने नैना से बात की या नहीं? उसने क्या कहा? क्या वो मान गई या कोई शर्त रखी, या कहीं उसने आने से मना तो नहीं कर दिया? ये सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। वो बोला, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे भाई, दी ग्रेट यश ने मुझे ये काम सौंपा है, इस बात पर उसकी थोड़ी फिरकी लेना तो बनता ही है। ये सुनकर रोनित के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वो खुद भी यश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी राकेश ने कार्तिक के केबिन के बाहर नॉक किया। कार्तिक कम इन कहा। राकेश वर्मा यश का असिस्टेंट था। वो बोला, कार्तिक, यश सर ने कॉमेडी नाइट्स प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। ये सुनकर कार्तिक ने बेफिकारी से कहा, जाओ उसे कह दो कि मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया। मिस सानिया पाठक ने आने के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर राकेश वहां से चला गया और वो ये मैसेज यश को दे दिया। यश ये सुनकर खुश हो गया। वो सोचने लगा, यस, अब जाकर आया हूं पहाड़ के नीचे। अब देखता हूं कार्तिक तुम यहाँ कैसे टिक पाते हो। वही राकेश के जाते ही कार्तिक और रोनित हंसने लगे। शनाया के घर पर शादी की शॉपिंग चल रही थी। उसकी माँ बार बार खरीदे हुए सामान को चेक कर रही थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। उसके पापा ने भी एक लग्जरियस वेडिंग हॉल बुक कर दिया था। वो वेडिंग प्लानर से बेस्ट डेकोरेट की डिजाइन दिखाने को कह रहे थे। इन सब में शनाया भी खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो खुद से कहती, शनाया, तू भी तो यही चाहती थी कि तुम्हें एक राजकुमार मिले। यश अमीर है, हैंडसम है, फैमिली का अगला सक्सेसर है, और क्या चाहिए? कार्तिक तुम्हें कभी भी ये सब नहीं दे सकता। तेरा फैसला एकदम सही है। प्यार से जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं होती, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तेरे लिए यश ही सही लाइफ पार्टनर है।
तू कार्तिक के साथ में शादी के बाद भी रिश्ता रख सकती है। कार्तिक सिर्फ तुम्हारा है और वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कार्तिक जाके जाएगा कहा, उसे आज नहीं तो कल तेरे पास आ ही जाएगा। तुम यश और कार्तिक दोनों के साथ ही बड़े आराम से रह सकती हो, समझी। वही कंपनी में दशरथ यश को अपने पास बुलाया। वो कहने लगे, यश, मिस्टर कपाड़िया के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका क्या हुआ? वो कह रहे थे कि उनके प्रोडक्ट की हमारी तरफ से अभी तक कोई मार्केटिंग नहीं हुई है और मिस्टर वत्सल कह रहे थे कि वो अपनी शॉपिंग मॉल के एड के लिए तुमसे मीटिंग करना चाहते थे, पर तुमने 3 बार मीटिंग करने से इनकार कर दिया। वहीं मिस्टर धीरज ने कहा कि अभी तक उन्हें सोशल मीडिया पर किए गए प्रोडक्ट प्रमोशन का पेमेंट नहीं मिला क्योंकि तुमने ऐसा करने से राकेश को मना किया है। यश ने टशन से उनकी सारी बातों को अनसुना कर दिया और बोलने लगा, डैड, गुड न्यूज है, सानिया पाठक ने शो में आने से मना कर दिया। अब मैं उस कार्तिक को धक्के मारकर हमारी कंपनी से बाहर निकाल सकता हूं। ये सुनकर दशरथ को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो जोर से अपना हाथ टेबल पर पटकते और चीखते हुए कहने लगे, यश, चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। आज बोल दिया है पर आगे मत बोलना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कार्तिक को कंपनी से निकाल देते हो तो वो बेरोजगार हो जाएगा, हमसे नाक रगड़ के नौकरी की भीख मांगेगा? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें पता नहीं है पर रोजाना कार्तिक को दूसरी कंपनी से बड़े पोस्ट की हाई सैलरी पैकेज की ऑफर आती रहती है। वो तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है, उसका काम और उसकी मेहनत सबको दिखती है। सब तुमसे कुछ कहते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि सब अंधे हैं। कार्तिक भले ही तुमसे नीचे पोस्ट पर काम करता हो पर पूरी कंपनी के अंदर से लेकर बाहर तक सब उसी के काम को इज्जत देते हैं। उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो कार्तिक ही करता है। अगर उसने ये कंपनी छोड़ दी तो वो ऐसी ही एक नहीं बल्कि 10 कंपनी अकेले ही खड़ी कर देगा, समझे। उसे हल्के में मत लो, उसकी पहुंच तुमसे कहीं ज्यादा है। वही कहीं दूर किसी घर में वैभव सिन्हा सभी गार्ड्स पर चिल्ला रहा था, नैना क्या चली गई? ऐसे कैसे वो चली गई? किसी ने उसे रोका भी नहीं। शादी के चंद दिन पहले ही वो शादी से भाग गई। इम्पॉसिबल। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सबको पता चल गया है कि हमारी शादी होने वाली है। सबके सामने मजाक बन जाएगा मेरा। नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। जाओ, सबके सब जाओ, कहीं से भी नैना को ढूंढते निकालो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे। आई वॉन्ट नैना एट एनी कॉस्ट। अगर मुझे नैना नहीं मिली तो तुम सबकी खैर नहीं। अंडरस्टैंड दैट, गेट लॉस्ट। सभी गार्ड्स चले गए। वैभव ने पास में रखा फ्लावर पॉट जमीन पर फेंक दिया। उसकी मां मीनाक्षी ने आकर कहा, वैभव बेटे, शांत हो जा, हमें मिल जाएगी नैना। आखिर वो कहाँ जा सकती है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे बिना बताए शादी से भाग कैसे गई और क्यों। तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, पसंद करते हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शादी से भाग गई? वैभव ने गुस्से को दबाते हुए कहा, आई डोंट नो मॉम, आई जस्ट वॉन्ट नैना। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वही सीईओ के ऑफिस में दशरथ यश को लताड़ रहे थे। यश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दशरथ उससे ये सब कहेंगे। ये कहकर उन्होंने यश की कार्तिक के लिए नफरत और बढ़ा दी थी। यश गुस्से में वहां से चला गया और अपनी कार कार्तिक के ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। वो कार्तिक के केबिन के बाहर आकर रुक गया। उसे अंदर से कार्तिक के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कार्तिक रोनित पर चिल्ला रहा था। कार्तिक की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो सानिया पर कितना गुस्सा आ रहा था। ये वैभव कौन था और वो क्यों नैना को ढूंढ रहा था? वही कार्तिक को क्या हुआ था? चैप्टर 10 फैमिली टाइम। कार्तिक अपने केबिन में रोनित पर भड़के जा रहा था। वो बोला, ये सानिया पाठक अपने आप को समझती क्या है? क्या मतलब कि अगर मुझे उसे अपने शो में लाना है तो मुझे खुद उसके पास जाना होगा? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? रोनित सर, वो बस इतना चाहती है कि ये ऑफर आप खुद उनके पास जाकर दे, बस इतना ही। ये सुनकर कार्तिक और भड़क उठा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं अपने हर शो के लिए पर्सनली सबके पास जाऊं? क्या इसी दिन के लिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी?
रोनित फिर बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, बस एक बार की ही तो बात है। वो बस अपनी कुछ बातें आपसे मनवाना चाहती है और कुछ नहीं। कार्तिक ने फिर गुस्से से कहा, यू नो वॉट, भाड़ में जाए ये शो, लेकिन इसके लिए मैं अपनी डिग्निटी दांव पे नहीं लगा सकता, समझ गए? वो जानती नहीं है मुझे। उसे क्या लगता है अगर वो इसमें हिस्सा नहीं बनती तो हम लॉस में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कुछ भी करके अब उसे इस प्रोजेक्ट में नहीं आने दूंगा। आखिरकार ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। रोनित बोला, ओके सर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं डायरेक्टर यश को बोल देता हूँ कि मिस सानिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती। ये सब सुनकर यश का बढ़ा हुआ सारा गुस्सा हवा हो गया। वो अपने पापा या गुस्सा कार्तिक पे उतरने आया था, पर अब ये सब सुनकर उसके भड़कते हुए दिल को ठंडक मिल गई। यश मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए कहने लगा, क्या हुआ मेरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? कार्तिक ने हड़बड़ाते हुए कहा, यश तुम यहाँ क्यों और कैसे? वैसे सब कुछ ठीक है, कुछ भी तो नहीं, भला मैं क्यों ही परेशान होने लगा? यश कार्तिक को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि बदला लेने का ये एकदम सही मौका था। उसने कहा, कार्तिक तुम झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है अभी अभी जो तुमने कहा था। लुक कार्तिक, क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट सानिया पाठक इन माई शो एट एनी कॉस्ट। कार्तिक तपाक से बोला, इट इज नॉट पॉसिबल, शी इज आउट ऑफ मुंबई। यश ने ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आई डोंट केयर, अगर ऐसा है तो तुम भी मुंबई के बाहर जाओ, उसे मनाओ, ललचाओ, भीख मांगो, जो कर सकते हो करो, मुझे वो चाहिए। कार्तिक हिचकिचाते हुए बोला, लिसन यश, दरअसल बात ऐसी है कि वो कार्तिक इतना ही बोल पाया था कि तब तक यश उसे अनसुना करके ठाठ से वहां से जाने लगा। बाहर आते ही उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। कार्तिक और रोनित एक दूसरे को चिंता से देख रहे थे। फिर एकदम से दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। रोनित ने हंसते हुए कहा, क्या बात है कार्तिक, तुम तो बाहर बड़े नौटंकीबाज निकले, क्या कमाल की एक्टिंग की थी तुमने। मान गए, एक पल तो लगा था कि तुम सच में मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। कार्तिक ने कहा, अरे इसमें क्या, तुमने अभी तक कार्तिक की टैलेंट को देखा ही कहा है। रोनित ने यश का मजाक बनाते हुए कहा, ये यश आज सच में बेवकूफ बन गया। इसे बेवकूफ बनाना सच में कितना आसान है ना? कार्तिक ने कहा, रोनित अब ये सब छोड़ो और काम की बात सुनो। सभी लोगों के लिए जयपुर जाने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा है, अब मुझे कुछ दिन उस यश की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होने वाले हैं। रोनित हाँ कहकर वहां से चला गया। कार्तिक घर पर फोन करके इन्फॉर्म करता है कि वो कल सभी जयपुर जा रहे हैं। जयपुर जाने की बात सुनकर खुश हो गए। कार्तिक रोनित से कहकर अपना पेंडिंग काम पूरा करने लगा और अपना अगले एक हफ्ते का सारा काम एडवांस में करने लगा। वो और रोनित पूरी रात घर नहीं जाते। इसी बीच एक बड़ी खबर आई। मुंबई के सबसे बड़े रईस बिजनेसमैन आदित्यनाथ बिरला की बेटी नयनतारा बिरला की शादी बेंगलुरु के सबसे बड़े बिजनेसमैन वैभव सिन्हा से हो गई है। असल में वैभव सिन्हा की शादी पहले नयनतारा की छोटी बहन नैना बिरला से होने वाली थी, पर वो शादी से कुछ दिन पहले ही घर से अपने आशिक के साथ भाग गई थी। अपने और वैभव के परिवार की इज्जत बचाने के लिए नयनतारा बिरला ने की वैभव सिन्हा से शादी। ये खबर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज थी। सभी बस यही बातें कर रहे थे कि नैना नाम की लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है जो इतने बड़े अमीर आदमी को अपने आशिक के लिए छोड़ दिया। सभी लोग नैना का मजाक बना रहे थे। वहीं नैना इन सब से काफी परेशान थी। उसे अच्छे से पता था कि अब आगे चलकर जब लोगों को पता चलेगा कि उसने वैभव को छोड़कर कार्तिक से शादी कर ली थी तो सब लोग कार्तिक और उसका ही मजाक बनाएंगे। वो इन सब के बारे में कार्तिक से बात करना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिला। नैना ने सोचता कि कार्तिक के घर आते ही वो दोनों इसके बारे में बात करेंगे, पर उसकी उम्मीद से उल्टा कार्तिक तो घर आया ही नहीं। नैना ने कार्तिक को कॉल किया, पर कार्तिक ने एक मैसेज छोड़ दिया कि वो कल घर आकर बात करेंगे। अब तो नैना के पास कल का इंतजार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था।
अगले दिन सभी जल्दी से एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए। कार्तिक अभी भी घर नहीं आया था। नैना ने उसे कॉल किया पर कार्तिक ने मैं अभी बिजी हूं, बाद में कॉल करूंगा बोलकर कॉल रख दिया था। कार्तिक भी जल्दी जल्दी में ऑफिस का जरूरी सारा काम निपटा रहा था और बाकी का बचा हुआ काम रोनित को समझाने लगा। करीब 11:30 बजे तक वो घर पहुंच गया। नैना उसे कुछ कहने ही वाली थी तभी किरण वहां आकर उसके कान पकड़ लिए। वो कहने लगी, कार्तिक के बच्चे, शादी वक्त भी इतना काम कि कल घर ही नहीं आया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखकर कार्तिक बच्चों को तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ मामी मेरा कान आ। ये देखकर रेहान और रीत दोनों कार्तिक को अंगूठा दिखाकर जोर जोर से हंसने लगे। नैना भी खुद को रोक नहीं पाए और हंसने लगी। सूरज ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कार्तिक बेटे, हमने तुम्हारा जरूरी सारा सामान ले लिया है, तो अब चलो। कार्तिक ने एक नज़र नैना को देखा और फिर नीचे देखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं नैना का हाल भी करते से कुछ अलग नहीं था। जाहिर था कि शादी की बात कहना और शादी का होना दोनों में फर्क होता है। कार्तिक ने पहले ही सबको बता दिया था कि शादी एकदम सादगी से मंदिर में होगी, इसलिए किसी को भी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। सभी जयपुर के लिए फ्लाइट में रवाना हो गए। रोनित ने पहले ही उनके जाने का, रहने का, शादी का सारा काम कर लिया था। सभी लोग मस्ती करते हुए जयपुर पहुंच गए। सूरज और किरण ने साफ साफ कह दिया था कि शादी भले ही सादगी से हो पर सारी रस्में पूरी होनी चाहिए। सभी लोग एक होटल में आकर रुके और आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए। बाद में पूरा दिन मेहता परिवार जयपुर के रास्तों पर घूमता रहा। नैना को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी इस वक्त को बहुत अच्छे से ये दिन जी रही थी। वो भी कभी यहाँ अपने प्यार के साथ यानी वैभव के साथ आना चाहती थी। जयपुर उसके सपनों का शहर था। रीत ने जबरदस्ती कई सारी फैमिली फोटोज क्लिक करवाए। उसने कार्तिक और नैना का प्रीवेडिंग शूट करवाया। कार्तिक और नैना ने कई सारी कपल वाली फोटो खिंचवाए। उन्हें ये करते हुए काफी शर्म आ रही थी पर रीत के आगे उनकी एक नहीं चली। रीत और रेहान कभी कार्तिक को नैना के एकदम पास कर देते तो कभी कार्तिक को नैना को गोद में उठाने को कहते। कभी एक ही आइसक्रीम खाने को कहते तो कभी साथ में चलने को और डांस करने को कहते। रीत और रेहान बस कार्तिक और नैना के लिए अच्छी यादें बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब में कार्तिक और नैना बुरे फंस गए थे। उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी बातें माननी पड़ रही थी। उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ता था और बार बार एक दूसरे को गले भी लगाना पड़ता था। जब जब भी वो दोनों पास आते थे दोनों की ही धड़कनें तेज हो जाती थी। कई बार दोनों एकदम स्टेचू की तरह बस एक दूसरे को देखते रहते थे। उन्होंने साथ में अब तक इतनी फोटो क्लिक करवा ली थी कि अब उन्हें एक दूसरे को देखने भर से ही शर्म आ रही थी। फिर वो लोग शादी के लिए मंदिर में आए। वो भगवान शिव के दर्शन किए और मंदिर के पुजारी जी से कार्तिक और नैना की शादी की बात की। पुजारी जी भी मान गए। पंडित जी दोनों की कुंडली मिलाने को कहने लगे। उनके पास कुंडली नहीं होती, इसलिए पंडित जी जन्म की तारीख और समय देखकर कुंडली बनाने लगे। थोड़ी देर बाद वो बोले, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, दोनों की कुंडली एक दूसरे से सही से मेल खाती है। अगले मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा, तभी इनकी शादी करवाना सही रहेगा। सभी ये जानकर खुश हो गए। अगले मंगलवार यानी उनके पास पूरे 4 दिन बाकी थे शादी के लिए। सभी होटल वापस आ गए और हल्दी, मेहंदी, संगीत की प्लानिंग करने लगे। रात को करीब 10 बजे कार्तिक के रूम पर किसी की दस्तक सुनाई दी। कार्तिक दरवाजा खोला और नैना को देखकर हैरान हो गया। कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता पर वो उसे कमरे में आने को इशारा किया। बोलो, क्या कहना था तुम्हें? सब ठीक तो है ना? नैना ने कहा, हाँ सब ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताना चाहती थी। मेरा पूरा नाम नैना बिरला है, वही नैना जिसके साथ वैभव सिन्हा को शादी होने वाली थी। ये सुनकर कार्तिक ज्यादा हैरान नहीं होता। वो आराम से कहने लगा, मुझे पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पहले से पता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और टेंशन भी मत लो। कार्तिक का इतना आसान सा जवाब सुनकर नैना उसे हैरानी से देखती रह गई।
तुम्हें सब पता है? कब और कैसे? और तुमने क्यों नहीं बताया? कार्तिक ने कहा, नैना, जब मैंने तुम्हें रिवेंज मैरिज वाला प्रपोजल दिया था उसके अगले दिन ही मैंने रोनित से तुम्हारी जानकारी निकलवाने को कहा था। जिस दिन तुम मेरे घर आई थी उसी दिन मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला था। नैना को अब जाकर बहुत सुकून मिला। तो तुम्हें मेरी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना? कार्तिक इस बार पर मुस्कुरा दिया। उसके नॉर्मल होकर कहा, नैना, तुम्हें अभी तक मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा जन्म से लेकर आज तक का परेशानियों से काफी अच्छा रिश्ता रहा है। मुझे अब उनसे और उनको मुझसे डील करने में बहुत मजा आता है। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों का साथ यूं ही जिंदगी भर रहने वाला है, समझी? उसकी ये बात सुनकर नैना भी खुश हो गई। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। तभी नैना ने कार्तिक को छेड़ते हुए कहा, वैसे कार्तिक, तुम्हारी एक बात तो माननी ही पड़ेगी, तुम्हारा रिवेंज मैरिज वाला आइडिया एकदम परफेक्ट है। इससे हम दोनों के ही लव को तगड़ा झटका लगेगा। मुझे तो डर है कि कहीं शनाया और वैभव दोनों गहरे आदमी में ना चले जाए। कार्तिक ने कहा, सदमा लगेगा नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि उन्हें उनके किए पर पछतावा हो और शर्मिंदगी भी। नैना ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ होगा, ऐसा जरूर होगा। उन्हें हमें छोड़ने की और चीट करने की सजा जरूर मिलेगी। ये बोलकर नैना कार्तिक के कमरे से बाहर गई। इतने में किरण भी वहां आ गई। नैना उन्हें देखकर हड़बड़ाकर वहां से चली गई। वही किरण ने इतनी रात को नैना को कार्तिक के रूम से ऐसे जाते हुए देखकर उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। वही ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में यश का हाल बेहाल हो रहा था। एक तरफ उसकी शादी पास आ रही थी और दूसरी तरफ काम जैसे पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑफिस में सबको पता था कि यश कितना बड़ा कामचोर था। वो अपना सारा काम अपने असिस्टेंट राकेश और मैनेजर कार्तिक से ही करवाता था। उसके फादर भी इन दिनों काम को लेकर उस पर काफी भड़के हुए रहते थे। आधी रात को ऑफिस में यश खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था, ऑफ ये कार्तिक सारा काम एक साथ कैसे कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पाता? कार्तिक, एक बार, बस एक बार तुम वापस आ जाओ। अगर गिन कर तुमसे बदले नहीं लिए तो मेरा भी नाम यश नहीं, साला। वही वैभव का हाल अब काफी बुरा हो गया था। उसे नैना पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था। उसे आज ना चाहते हुए भी नयनतारा से शादी जो करनी पड़ी। उसका नयनतारा के पास जाने का कोई भी इरादा नहीं था। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोगों को मैं 1 हफ्ता देता हूँ। मुझे इस 1 हफ्ते के अंदर नैना का पता ला कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको इस दुनिया से लापता कर दूंगा, समझ गए? ये सुनकर सभी लोग वहां से चले गए। वैभव शराब के नशे में चूर होकर बोला, नैना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे धोखा किया है, इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, पर मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम और तुम्हारे उस कार्तिक की बर्बादी। अब क्या होगा? क्या कार्तिक और नैना क्या अपने इस अनजाने दुश्मन से बच पाएंगे? थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।